कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके अनिल सारण में। कक्षा 12 के लिए अपने मानव भूगोल विषय में अध्याय 6 मानव अधिवासों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पिछले जो वीडियो हैं उनमें मानव अधिवास क्या होते हैं, इसके विभिन्न प्रकार जिनमें ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास के बारे में हमने संक्षिप्त जानकारी ली थी। ग्रामीण अधिवासों के बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, इनके प्रमुख प्रकार और प्रतिरूप क्या होते हैं, उन प्रतिरूपों के बारे में हमने डिटेल से चर्चा की थी, विस्तृत रूप से इनकी जानकारी ली थी। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो इस चैनल की प्लेलिस्ट पर वो वीडियो पड़े हैं, आप उस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और उन वीडियो को देखें। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उन टॉपिक के लिंक दिए हैं, आप उन पे भी सीधा क्लिक करके देख सकते हैं। और साथ ही इस चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, पास में दिया गया बेल आइकन भी दबाएं ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसकी तुरंत सूचना आपको मिल जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम आज का वीडियो, जिसमें हम आज पढ़ेंगे नगरीय अधिवास क्या होते हैं। ये इस अध्याय का आखिरी टॉपिक है और आखिरी वीडियो लेक्चर है, जिसमें हम नगरीय अधिवासों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि नगरीय अधिवास क्या होते हैं, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं, नगरों के विभिन्न प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे और किस बस्ती को या किस मानव अधिवास को नगर कहेंगे ये हम जानेंगे। साथ ही हमें आखिर में नगरीय अधिवासों की जो प्रमुख समस्याएं हैं उन समस्याओं के बारे में भी डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए हम सीधा चलते हैं पाठ्य पुस्तक पर, जहां हम देखते हैं कि नगरीय अधिवास क्या होते हैं। तो आप देखें नगरीय अधिवास क्या होंगे, नगर किसे कहेंगे। देखिए, नगर कहने के लिए किसी भी बस्ती के लिए कुछ निर्धारित मापदंड है, वो एक देश से दूसरे देशों में भिन्न भिन्न है। मुख्यतः इसमें जनसंख्या होती है कि इतनी अगर जनसंख्या हो गई तो हम इस क्षेत्र को या इस बस्ती को हमें नगर कहेंगे, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन दूसरा जो महत्वपूर्ण होता है, पहला तो होता है जनसंख्या, दूसरा होता है कार्य, यानी ज्यादातर जो जनसंख्या है वो गैर कृषि कार्यों में लगी होनी चाहिए, खेती से जुड़े हुए व्यवसायों में नहीं होनी चाहिए जनसंख्या। यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों का जो व्यवसाय है वो खेती नहीं होना चाहिए, बल्कि और अन्य व्यवसाय होने चाहिए, चाहे वो उद्योग धंधे हों, चाहे वो सेवा क्षेत्र हों। तो हम इनकी मुख्य विशेषताएं देखें तो पहली है उच्च जनसंख्या घनत्व। नगरों में क्या होता है, जनसंख्या का घनत्व क्या होता है, बहुत ही उच्च होता है। त्वरित गतिशीलता पाई जाती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर जो गतिशीलता है वो तीव्र होती है। यहाँ सड़कें पक्की होती हैं, वह मकान भी पक्के होते हैं नगरों में। नगरों में रोजगार की उपलब्धता होती है, यातायात के व्यक्तिगत साधन होते हैं और सार्वजनिक साधन की सुविधा भी होती है। उच्च शिक्षा के केंद्र होते हैं, गहन चिकित्सा सुविधाएं भी मिलती हैं, यानी बड़े बड़े हॉस्पिटल भी होते हैं। 50% से अधिक जनसंख्या का गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न होना, ये एक महत्वपूर्ण विशेषता है नगरीय क्षेत्र की। जटिल श्रम विभाजन होता है, यानी एक व्यक्ति जो काम करता है वो दूसरा नहीं करता है, दूसरा कोई और काम कर रहा है तो तीसरा और कर रहा है, यानी लोगों के कामों में विविधता होती है। यानी जितनी जनसंख्या उतने ही काम, अलग अलग काम करने वाले वहां लोग होते हैं। सामाजिक प्रगाढ़ता का यहाँ अभाव पाया जाता है, यानी लोग एक दूसरे से जो जुड़ाव है लोगों का वो बहुत ही कम होता है। तीव्र सामाजिक व आर्थिक अंतर होता है, एक लोग से दूसरे लोग जो होते हैं उनकी जो आर्थिक है वो अंतर बहुत ज्यादा होता है। अब अपने देखते हैं नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण, यानी नगरीय, किसी बस्ती को नगरीय कब कहेंगे, यानी वो कौन से चीजें हैं या वो कौन सी क्राइटेरिया है जिसको अगर वो पूरा कर दे तो किसी बस्ती को नगर कहा जाएगा। वो अलग अलग देशों में अलग अलग होता है। तो देखिए उसके पीछे कई चीजें हैं, जैसे कि जनसंख्या का आकार। किसी बस्ती को नगर कहने के पीछे जो कारक उत्तरदायी होते हैं, एक तो जनसंख्या होती है, दूसरा होता है व्यवसाय, एक होता है प्रशासनिक ढांचा वहां का कैसा है। ठीक है, ये कई चीजें हैं जो एक बस्ती के
नगर कहलाने के पीछे उत्तरदायी होती है। तो पहला हम जनसंख्या देख लेते हैं। अधिकांश देशों में नगरीय क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए जनसंख्या के आकार को प्रमुख माना जाता है। विश्व के अलग अलग देशों में नगरीय क्षेत्र की श्रेणी में आने के लिए जनसंख्या की न्यूनतम सीमा डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड में जहां 250 है, यानी 250 किसी क्षेत्र की जनसंख्या 250 है तो उसे नगर कहा जाता है। कहाँ? डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड में। आइसलैंड में ये 300 ही है, जबकि जो कनाडा, वेनेजुएला है वहां 1000 है, कोलंबिया में 1500 व्यक्ति है, पुर्तगाल व अर्जेंटीना में 2000 है, संयुक्त राज्य अमेरिका व थाईलैंड में 2500 है, व जापान में 3000 है। तो भारत में कितनी है? 5000 व्यक्ति, यानी किसी बस्ती की भारत में 5000 से ज्यादा जनसंख्या है ना, तो उसको नगर में वो आने के वो एक तरह से आवश्यक दशा वो पूरी कर रही है, वो बस्ती, वो अधिवास। भारत में जनसंख्या कितनी है? 5000। तो भारत में 5000 जनसंख्या के अतिरिक्त जनसंख्या घनत्व भी 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। यानी ये दो चीजें हैं भारत में जनसंख्या के मामले में। एक तो किसी बस्ती की, अधिवास की जनसंख्या 5000 होनी चाहिए, साथ ही वहां जनसंख्या घनत्व भी क्या होना चाहिए? 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। और प्राथमिक व्यवसाय में लगी जनसंख्या को भी देखा जाता है, यानी अधिकांश जनसंख्या गैर प्राथमिक व्यवसायों में, यानी कृषि या कृषि से जुड़े हुए, जैसे कि पशुपालन है, अखेट है, खनन है, इनको ना करते हो, यानी ज्यादातर लोग गैर प्राथमिक व्यवसायों में, जैसे कि उद्योग है, सेवा क्षेत्र में हम ले सकते हैं कि बैंकिंग, बीमा, परिवहन, इनमें लोग लगे हुए हो, संचार, तो इनमें लगे हुई जनसंख्या ज्यादा हो तो वो नगर कहलाती है, वो बस्ती। इसके अलावा व्यवसायिक संरचना हम देख लेते हैं। व्यवसाय देखिए, नगरीय बस्ती के लिए जनसंख्या के आधार के अतिरिक्त इटली जैसे कुछ देशों में 50% से अधिक जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न होनी चाहिए। भारत में यह मापदंड 75% है, यानी अधिकांश जनसंख्या किस में संलग्न होनी चाहिए? गैर कृषि। भारत में कितना है? किसी बस्ती को नगर कब कहेंगे? जब वहां की 75% जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में लगी हुई है। यहाँ प्रमुख आर्थिक गतिविधियों को वही नगरीय बस्तियों के लिए मापदंड माना जाता है। प्रशासन देख लेते हैं हम। कुछ देशों में किसी बस्ती को नगरीय बस्ती में सम्मिलित करने के लिए प्रशासनिक ढांचे को मापदंड माना जाता है। जैसे भारत में किसी नगर में नगर पालिका होनी चाहिए, अगर कहीं नगर पालिका है तो वो नगर है, छावनी है तो छावनी बोर्ड है, अनुसूचित नगरीय क्षेत्र सीमित होने पर उसे नगरीय बस्ती माना जाता है। ब्राजील और बोलिविया में जनसंख्या के आकार के स्थान पर प्रशासनिक केंद्र को नगरीय केंद्र माना जाता है, यानी जहां से उस क्षेत्र का प्रशासन चलता है उस क्षेत्र को नगर माना जाता है। और आवश्यक दिशाएं हम और देख लेते हैं कि कौन कौन सी हैं जो कि नगरों के लिए, किसी बस्ती के नगरीय होने के लिए उत्तरदायी हैं। वो है, विश्व में नगरीय केंद्रों की गणना संपादित कार्यों के आधार पर की जाती है, जैसे अवकाश, पर्यटन स्थल की आवश्यक दशाएं, औद्योगिक नगर, समुद्री पतन, सेना, यानी अगर कोई सेना है तो वो सेना नगर हो गया। इसके अलावा समुद्री पतन नगर है, औद्योगिक नगर है। ये कुछ आवश्यक दशाएं हैं जो उस क्षेत्र के लिए नगर होने के लिए जरूरी हैं। नगरीय अधिवासों के प्रकारों की हम बात कर रहे हैं कि नगर जो अधिवास होते हैं, जैसे ग्रामीण अधिवास के प्रकार हमने पढ़े थे ना, कि सघन अधिवास, प्रकीर्ण अधिवास, इसके अलावा मिश्रित अधिवास, पल्ली अधिवास, ये हमने पढ़े थे। इसी तरह नगरीय जो अधिवास हैं वो भी उनके आकार, उनमें उपलब्ध सुविधाएं और उनके द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्यों व जनसंख्या के आधार पर उन्हें भी कई नामों से भी जाना जाता है। जैसे नगर, किसी बस्ती को नगर कब कहा जाएगा? जब 1 लाख से अधिक किंतु 10 लाख से कम जनसंख्या वाले अधिवास नगर कहलाते हैं। ये अंडरलाइन कर लें आप, इसको अपने दिमाग में भी आप अच्छी तरह बैठा लें कि 1 लाख से अधिक किंतु 10 लाख से कम जनसंख्या वाले अधिवास क्या कहलाते हैं? नगर कहलाते हैं। इनको अब 1 लाख से कम, या हम कह सकते हैं भारत में 5000 से लेकर जो 1 लाख तक है उसको शहर बोला जाता है। 1 लाख से अधिक किंतु 10 लाख से कम है उसको नगर बोला जाता है।
इनमें 50% से अधिक जनसंख्या गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न होती है। जैसे भारत में राजस्थान का बीकानेर नगर, बीकानेर को हम क्या कहेंगे? नगर कहेंगे। गंगानगर को हम क्या कहेंगे? नगर कहेंगे। ठीक है। महानगर क्या होते हैं? 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले अधिवासियों को महानगर कहा जाता है। देखिए 1 लाख से अधिक किंतु 10 लाख तक नगर, और 10 लाख से अधिक जो नगर वाले अधिवास हैं, बस्तियां हैं, उनको क्या बोला जाता है? महानगर बोला जाता है। ये औद्योगिक, व्यापारिक, प्रशासनिक व शैक्षणिक गतिविधियों के केंद्र होते हैं। जैसे भारत में जयपुर, जोधपुर, कोटा, ये क्या है? महानगर है। महानगर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मेट्रो सिटी। इनको क्या बोला जाता है? मेट्रो सिटी बोला जाता है। अगला है सन्नगर। सन्नगर क्या होता है? सन्नगर होता है जब दो नगर है ना, बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे उनकी जनसंख्या बढ़ी, उनमें आवास बढ़े, तो बढ़ते बढ़ते जब दो नगर आपस में मिल जाएं, दो बस्तियां आपस में मिल जाएं, दो अधिवास आपस में मिल जाएं, तो उसको क्या बोला जाता है? सन्नगर बोला जाता है। जैसे दिल्ली में नोएडा मिल गया, पहले नोएडा यूपी में, तो नोएडा क्या हुआ? धीरे धीरे बढ़ता 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 अब दिल्ली में मिल गया है। इसी तरह अलवर भिवाड़ी जो है वो अलवर में, भिवाड़ी भी धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता दिल्ली में मिलने के कगार पर है। हमारे लोकल में अगर हम दिल्ली के पास ही हम बात करें तो दिल्ली सिकंदराबाद है। तो ये क्या है कि धीरे धीरे दो जो नगर हैं वो आपस में मिल जाए तो उसको क्या बोला जाता है? सन्नगर बोला जाता है। और सन्नगर शब्द का पहली बार इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति कौन था? वो था पैट्रिक गेडिज। 1915 में पैट्रिक गेडिज ने इस शब्दावली का प्रयोग किया। यह विशाल विकसित नगरीय क्षेत्र होते हैं जो अलग अलग नगरों या शहरों के विकास से मिलकर विशाल नगरीय क्षेत्र में बदल जाते हैं। जैसे ग्रेटर लंदन, टोक्यो, शिकागो आदि प्रमुख सन्नगर के उदाहरण हैं। इसके उदाहरण है भारत में ग्वालियर, लश्कर मुरार, दिल्ली गुड़गांव, दिल्ली नोएडा सन्नगर के उदाहरण हैं। तो ये कुछ उदाहरण हैं जो हमें नोट कर लेने चाहिए कि दिल्ली गुड़गांव, दिल्ली नोएडा सन्नगर के उदाहरण हैं। और पैट्रिक गेडिज जो था वो पहला व्यक्ति था जिसने इस शब्दावली का उपयोग 1915 में किया था। अगला है वरहिद नगर। अंग्रेजी में इसे मेगालोपोलिस कहते हैं। इसको क्या बोला जाता है? मेगालोपोलिस, यानी बहुत बड़े नगर जो होते हैं उसको क्या बोला जाता है? मेगालोपोलिस। इसका अर्थ होता है विशाल नगर। विशाल नगर भारत में जो है वो 4 विशाल नगर हैं। कौन कौन से? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। ये 4 भारत में विशाल नगर हैं। मेगालोपोलिस है। इसका प्रयोग, इस शब्दावली का या वर्तनगर शब्द का प्रयोग, मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था? 1857 में जीन गोटमैन। ये 33 बड़े नगर होते हैं जिनकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है। इन नगरों को विश्व नगरी भी कहते हैं। एक और शब्द क्या है इनका? विश्व नगरी। जैसे ग्रेटर लंदन, टोक्यो, पेरिस, न्यूयॉर्क, मॉस्को, बीजिंग, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, ये क्या है? ये विश्व नगरी हैं। ये मेगालोपोलिस हैं, ये वृत्त नगर हैं, ये विशाल नगर हैं। ये इनके कई नाम हैं। तो ये थे नगरों के प्रकार जिसमें हमने नगर पढ़ा, महानगर पढ़ा, सन्नगर पढ़ा और वृत्त नगर पढ़ा। अब हम देखते हैं कि इनकी प्रमुख समस्याएं क्या होती हैं। नगरीय जो बस्तियां होती हैं, अधिवास जो होते हैं, उनकी प्रमुख समस्याएं क्या होती हैं। तो पहली समस्या है अत्यधिक जनसंख्या घनत्व एवं नगरों का बढ़ता आकार। देखिए धीरे धीरे जो नगर हैं उनमें जनसंख्या बढ़ती जाती है क्योंकि वहाँ लोग है ना रोजगार की तलाश में जाते हैं। देखिए कृषि क्षेत्रों में मशीनीकरण होने से गांव में रोजगार कम हो गया है। शिक्षा का विकास होने से, क्योंकि शिक्षा नगरों में ही मिलती है, उच्च शिक्षा, ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि कारण रोजगार की कमी होने से युवा शक्ति रोजगार की तलाश में नौकरियों के लिए नगरों में बसने लगी हैं। तो यहाँ जनसंख्या अधिक हो गई है। अधिक जनसंख्या बढ़ने से क्या हुआ है? नगरीय भूमि की अधिक कीमतें बढ़ने से लोगों को छोटे छोटे आवासों में रहना पड़ रहा है। यातायात पर भार बढ़ने से सुबह व्यवसाय काल में कई बार ट्रैफिक जाम हो जाता है, दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है। अकेले भारत में 1981 में 9 महानगर थे जो अब बढ़ बढ़ के मेट्रो सिटी कितनी हो गई है? 53 हो गई हैं।
और ऐसा ही विश्व में 438 से बढ़ के 600 मेट्रो सिटी हो चुकी हैं। तो यानी अत्यधिक जनसंख्या घनत्व बढ़ता जा रहा है, ये एक नगरों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव देखिए, जो अच्छी भूमि होती है नगर में, वहाँ पर जहाँ सुविधाएं होती हैं वो तो उनकी तो कीमतें अधिक बढ़ गई हैं। तो बहुत से लोग क्योंकि रोज़गार की तलाश में जाते हैं, वहाँ आवास खरीद नहीं सकते हैं, भूमि खरीद नहीं सकते हैं, तो वो क्या होते हैं, शहर में ही रेलवे के किनारे, आपने कहीं देखा होगा कि रेलवे लाइनों के किनारे या कोई नाला गुजर रहा है या कोई सड़क गुजर रही है, उसी के किनारे वो लोग छोटी मोटी झोंपड़ी बनाकर रहने लग जाते हैं और फिर धीरे धीरे वहाँ बस्ती, एक वो बस्ती बन जाती है जहाँ सुख सुविधाओं की जो है वो बिल्कुल कमी पाई जाती है। सुख सुविधाएं मतलब वहाँ पीने का पेयजल नहीं है, लाइट नहीं है, वहाँ वातावरण साफ सफाई नहीं है, तो वो एक गंदी बस्ती बन जाती है। तो ये प्रत्येक महानगर के लिए ना, ये गंदी बस्ती है ना एक समस्या बनती जा रही है। महानगरों में धीरे धीरे गंदी बस्तियों का आकार बढ़ता जा रहा है। ये बस्तियां प्रकाश, वायु व स्वच्छ पेयजल की सुविधाओं से वंचित होती हैं। मुंबई में इसी प्रकार की एक धारावी बस्ती, बहुत बड़ी बस्ती है, गंदी बस्ती बसी हुई है मुंबई में। तो ये गंदी बस्ती की समस्या है। इसके अलावा अगर हम समस्याओं की बात करें नगरीय, तो पर्यावरण प्रदूषण बहुत है वहाँ पर। क्योंकि एक तो देखिए वहाँ पर जो है ना उद्योग बहुत होते हैं शहरों में, तो उद्योगों की चिमनियों से काला जहरीला धुआं निकलता रहता है। परिवहन के साधन बहुत होते हैं, उनसे धुआं निकलता रहता है। तो ये क्या है कि मानव के ऊपर इनके कुप्रभाव पड़ते हैं, जिससे हृदय, श्वसन, नाड़ी तंत्र और स्वास्थ्य संबंधी अनेक जो रोग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। टोक्यो में तो वायु प्रदूषण इतना हो गया है कि व्यक्ति को बीच बीच में कृत्रिम ऑक्सीजन भी लेनी पड़ती है। भारत में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में भी इसी तरह जो वायु प्रदूषण है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। भारत में तो दिल्ली में इतना बढ़ जाता है कि कई ये जो दीपावली आती है अपने, और जब ये अपने धान की फसलें वगैरह जलाते हैं उस टाइम में इतना प्रदूषण बढ़ जाता है कि वहाँ जीना मुश्किल हो जाता है। ऐसा हमें कई बार हम अखबारों में, टीवी में देखते हैं। इसके अलावा आप देखें उपभोक्ता वस्तुओं का उच्च मूल्य नगरों में और क्या होता है, वहाँ जो भी चीज़ें मिलती है ना वो बड़ी महंगी मिलती है, क्योंकि वहाँ नगरों में तो होती नहीं है, वो नगरों में इधर उधर से आसपास के क्षेत्र से लाई जाती है। तो जो दूध है, घी है, फल है, सब्जियाँ हैं, वो है ना नगरों में महंगी मिलती हैं। तो उपभोक्ता वस्तुएं यहाँ महंगी मिलती हैं, ये भी नगरीय बस्तियों की समस्या है। खाद्य पदार्थों में मिलावट मिलती हैं, क्योंकि डिमांड ज़्यादा होती है, मांग ज़्यादा होती है, तो उस मांग को किसी तरह पूरा करने के लिए वो ज़्यादा मिलावट ज़्यादा पाई जाती है नगरों में। इस प्रकार की समस्या देखने को मिलती है। अपराधों का बढ़ता स्तर, नगरों में अपराध भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि नगरों में है ना बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों से जो लोग हैं वो रोजगार के लिए आते हैं, और एक साथ ही है ना उनको मजदूरी नहीं मिल पाती, ना रहने का स्थान मिल जाता। साथ ही युवा वर्ग में क्या होता है कि एक शीघ्र धनवान बनने की उनमें चाह होती है, तो वो जल्दी धनवान बनने के लिए अपहरण है, जेब काटना है, चोरी, बैंक हत्या जैसी जो काम है उनमें बहुत से लोग पड़ जाते हैं। तो नगरों में अपराध जो है ना वो ज़्यादा देखने को मिलता है ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले। तो एक समस्या ये भी है। इसके अलावा तीव्र सामाजिक आर्थिक विषमता होती है, क्योंकि नगरों में जिनको अच्छे रोजगार मिले हैं वो तो अच्छे ढंग से रहते हैं, उनके मकान भी अच्छे होते हैं। तो जो उनका तो आर्थिक स्तर, सामाजिक स्तर उच्च होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बस पेट भरने के लिए ही इतना ही रोजगार मिलता है, इतनी मजदूरी मिल पाती है कि उनका मुश्किल से पेट भरता है उनका परिवार का, तो उनका रहने का स्तर भी निम्न होता है, ना आवास होते हैं, वो गंदी बस्ती में रहते हैं। तो शहरों में हमें देखने को मिलता है कि एक तरफ तो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, तो दूसरी तरफ गंदी बस्ती भी है। तो ये सामाजिक आर्थिक विषमता बहुत तीव्र पाई जाती है। इसके अलावा स्वास्थ्य व चिकित्सा सुविधाओं की कमी, वैसे वहाँ हॉस्पिटल तो बहुत होते हैं, लेकिन पर्यावरण प्रदूषण इतना ज़्यादा होता है और लोग इतने ज़्यादा होते हैं कि जो हॉस्पिटल जो होते हैं ना वो कम पड़ जाते हैं। तो एक तरह से ये भी समस्या पाई जाती है। तो ये कुछ मुख्य समस्याएं हैं जो हमने पढ़ी कि ये नगरीय बस्तियों की इस प्रकार की समस्याएं होती हैं। तो ये था आज का हमारा मुख्य टॉपिक, जिसमें हमने नगरीय बस्तियों के बारे में पढ़ा कि नगरीय बस्तियां क्या होती हैं, इनके प्रमुख प्रकार और इनकी समस्याओं के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया। तो ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, ऐसी मुझे पूरी आशा है। फिर भी अगर आपके कोई डाउट रहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर वो मुझसे
पहुंच सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अध्याय में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।